एसएमबी इंटर कॉलेज विज्ञान कक्षा 8 की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अभी हम लोग विज्ञान में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को आगे लेकर के चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दैट जस्ट अ मिनट प्लीज। तो परमाणु संरचना पार्ट 3 यूनिट 3 जो है क्लास 8 की, इसमें अब तक हम लोग पढ़ चुके थे पदार्थ की जो फंडामेंटल यूनिट है यानी परमाणु, उसके बारे में। इसके अलावा हमने जाना कि परमाणु के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आपने जाना कि इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। परमाणु की स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत सारे मॉडल्स देखे आपने, और आपने स्पेशली जाना थॉमसन का मॉडल जो तरबूज के जैसा था। इसके अलावा आपने देखा रदरफोर्ड का इम्पोर्टेंट मॉडल, मैं आपको बताया भी था कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए रदरफोर्ड मॉडल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ इसके निष्कर्ष भी आपसे पूछे जाते हैं अक्सर। इसके बाद में जो आपके पास था वो था नील्स बोर का मॉडल। इसको डिटेल में आप क्लास 9 में पढ़ेंगे। अभी बस केवल जो ब्रीफ बातें थी मैं आपको बता चुका था। आइए आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक से ये दो टर्म आती हैं। टर्म मीन्स नाम। तो परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, हमें इसके बारे में जानकारी लेनी है। इंग्लिश में परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर। अब क्या मतलब हुआ भाई एटॉमिक नंबर का? आप अपनी क्लास में आपके जो टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स हैं, वो आपको पर्टिकुलर रोल नंबर्स देते हैं। अब रोल नंबर देने का कोई ना कोई आधार तो होता है। तो पहली चीज़ तो आप बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे आपका रोल नंबर है वैसे ही पदार्थ का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या है। ओके, तो प्रत्येक व्यक्ति का रोल नंबर अलग होगा। आपकी क्लास में मान लीजिए आपने कहा 100 बच्चे हैं, ए और बी दोनों मिला करके, तो क्या होगा, आपके रोल नंबर से अलग अलग होंगे। अनिमेश का नंबर अलग होगा, तो सैनी का नंबर अलग होगा, बाकी अंकित का नंबर अलग होगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपके अलग अलग रोल नंबर्स दिए होंगे और उनका कोई ना कोई आधार होगा जिस क्रम से आपने रोल नंबर्स को बांटा है। हो सकता है आपके नाम को अल्फ़ाबेटिकली लगा करके तब आपका नंबर बांटा गया हो, या कोई और आधार हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, परमाणु संख्या क्या हुआ, जिस तरह से आपका रोल नंबर है वैसे ही परमाणु के लिए उसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसा आप नीचे देख रहे हैं ना, सिंबल है, हर चीज़ का आपको दिखना पड़ेगा, है कि नहीं? सिंबल आपने पढ़े ना। तो जैसे आप बिजली की कोई चीज़ें हैं तो आप देखते हैं बिजली के बोर्ड है, उस पर A लिखा रहता है, एम्पियर। थर्मामीटर है तो उसके ऊपर आप कहते हैं कि या तो फ़ारेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड लिखा रहता है, कुछ भी हो। तो इस तरह की यूनिट है, तो इसमें आपको इसे सिंबलाइज कर देते हैं Z से। आगे लेके चलते हैं कि परमाणु उदासीन है। उदासीन है तो मतलब कहने का है कि मोटी चीज़ समझ लीजिए कि इसमें परमाणु के अंदर था क्या क्या। आपने कहा था प्रोटॉन थे जो धनावेशित थे, इलेक्ट्रॉन थे जो ऋणावेशित थे, न्यूट्रॉन का आवेश से कोई लेना देना नहीं था। ओके, इसके आधार पर आप ये कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे। बात क्लियर है ना? अगर प्रोटॉन की संख्या 10 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सामान्यतः 10 ही होगी। अगर कम हो या ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, परमाणु परमाणु रहेगा, उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। बात समझ ना? तो आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को कि परमाणु क्रमांक बराबर जो होगा, परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। ओके, वो अलग बात है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो आप इनडायरेक्ट वे में ऐसा कह सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। यस। अब
प्रोटॉन की संख्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब जो वैल्यू है उससे आपको अभी यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। संख्या है, संख्या तो फिगर है। आगे लेके चलते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या। इसको वैसे परमाणु भार भी बोलते हैं। परमाणु भार का मतलब क्या हुआ? परमाणु भार मतलब नाभिक का भार। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो वजन है, जिसको आम भाषा में आप वजन कह रहे हैं, वो नेग्लिजिबल है। मान के चलिए कि कोई खास वैल्यू उसकी नहीं है। मान लिया आपने कहा कि एक व्यक्ति है वो 100 किलो का है, और दूसरा कोई व्यक्ति है या छोड़िए, एक बोरी है जो 100 किलो की है, गेहूं या चीनी जिसकी भी है, और दूसरी तरफ आपने कहा कि एक छोटा सा पाउच है सुपारी का या किसी और चीज़ का, नमक का पाउच छोटा सा। तो बोरी की अपेक्षा नमक की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्यों? क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा है, उसका वजन तो उसके मुकाबले 0 है। ओके, 100 किलो की बोरी के ऊपर आप एक छोटा सा नमक का पाउच रख देंगे या काली मिर्च का पाउच रख देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? या माचिस की डिब्बी रख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में मान लेते हैं कि हाँ इसके बराबर ये सामने कुछ नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कहने का? द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु संख्या। तो मैंने बताया कि वो नहीं, परमाणु संख्या नहीं, हिंदी में उसको कुछ और कहते हैं। द्रव्यमान संख्या मतलब वैसे इसको इंग्लिश में आप एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास को लेकर के आप ये कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कोई वैल्यू तो है नहीं। अब जब इलेक्ट्रॉन का अपना कोई द्रव्यमान नहीं है तो बाकी वजन जो भी बचा वो किसका होगा? बाकी जो कण बचे। अब सीधी सी बात है, मैं कहता हूँ कि आपके घर में कैसे मानेंगे आप? ये मान के चलिए कि आपने ज्योग्राफी की कॉपी बनाई या साइंस की कॉपी बनाई 100 पन्ने की, ठीक है। भूगोल की कॉपी बनाई, वो भी बनाई 100 पन्ने की, यस। तो भूगोल की कॉपी का वजन मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आधा किलो है, विज्ञान की कॉपी का वजन भी मान लीजिए आधा किलो है, और आपने जो है कला के लिए कुछ नहीं बनाया, बस एक पृष्ठ ले लिया, बस हो गया काम, मान लो सपोज। तो क्या हो गया? उस थैले में आपकी ये तीनों चीज रखी हुई हैं, तो थैले का कुल वजन कितना होगा? थैले का कुल वजन कितना हो जाएगा? जितना विज्ञान की कॉपी का वजन हुआ प्लस जितना भूगोल की कॉपी का वजन हुआ। ओके, कला की कॉपी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक पन्ने का वजन उसके मुकाबले कुछ नहीं है। या राइस पेपर हो, हल्का सा पतला वाला पेपर जो होता है। वापस लौट के आते हैं। तो परमाणु भार का मतलब जो हुआ, पहली बात तो इसको ए से भी डिनोट करते हैं, जब देख रहे हैं तो जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे, दोनों की संख्या को जोड़ देंगे, जो संख्या आएगी वो उसके केंद्रक के भार के बराबर होगी। अब केंद्रक का भार समझ लीजिए। होता क्या है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये दोनों के दोनों तो केंद्रक के अंदर रहते हैं। केंद्रक मतलब जो नाभिक के बीच में, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी नाभिक के अंदर नहीं रहता, आसपास ही घूमता रहता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, क्यों घूमता रहता है, क्या है, वास्तविक कारण इसका अलग है, लेकिन मैं आप इसको ऐसा समझा रहा हूँ जैसे कि मान लीजिएगा कि आपने हलवाई की दुकान में देखा है कि एक मर्तबान के अंदर मान लीजिए पेंठा रखा हुआ है, कटा हुआ, खुशबू है, मिठास है, तो क्या होगा? आसपास वहाँ पर मक्खियाँ उसके आसपास घूमती ही रहेंगी, घूमती रहेंगी, घूमती ही रहेंगी, घूमती ही रहेंगी। होगा कि नहीं होगा? यस, बिल्कुल उसी तरह से आप समझ लीजिएगा कि नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना। कितने हो सकते हैं प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन हो सकते हैं, वो अलग मैटर है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के बाहर चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि परमाणु संख्या कैलकुलेट कर, सॉरी क्या है ये, द्रव्यमान संख्या, या इसको एटॉमिक मास कहते हैं, अगर आप एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिएगा और आपका परमाणु का द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख भी रहे हैं, जैसे हम बात करें तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी आप उदाहरण में देख रहे हैं हाइड्रोजन का केस। तो हाइड्रोजन में आपने देखा कि एक ही परमाणु संख्या है, अर्थात इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है और एक ही द्रव्यमान संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान संख्या का मतलब एक होने का अर्थ ये हुआ कि इसके अंदर एक प्रोटॉन तो है
लेकिन इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। 1 + 0 = 1। ओके, नेक्स्ट लेके चलते हैं हीलियम। तो हीलियम वाले केस में आप देख रहे हैं कि परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना है, 2, यानी रोल नंबर इसका कितना है, 2। जबकि इसका अपना वजन कितना है, वजन आप देख रहे हैं यानी द्रव्यमान संख्या जो है वो कितनी है, 4। इसका मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन हैं और इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन हैं, तो मिलाकर के कुल वजन उनका कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। क्लियर। ऑक्सीजन के केस में आप देख रहे हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8। परमाणु भार कितना है, 16, जिसको आप द्रव्यमान संख्या कह रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर 8 प्रोटॉन हैं, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे ऑब्वियसली, और 8 ही इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स तीनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। या आप ऐसा भी नहीं, कभी नहीं मतलब मोस्टली नहीं होता। आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं यहाँ से कि शायद परमाणु क्रमांक के दुगने के बराबर जो है द्रव्यमान संख्या होगी। ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन में देखिएगा आप बराबर है, हीलियम के केस में देखिए डबल है, ऑक्सीजन के केस में देखिए डबल है, लेकिन ऐसा नहीं है रूल बन गया। अगला देखिए सोडियम 11 है, 11 दूनी कितने होते हैं, 22 होते हैं, 22 होते हैं। यहाँ पर कितना हो रहा है, 23 है। आगे देखिएगा लेड, लेड एक धातु है, तो आप लेड के केस में देखेंगे शीशा जो है, यहाँ बात करेंगे कि 82 है। 82 का डबल कितना होता है, 164 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है कितना, 208। तो ऐसी गलतफहमी आप मत पाइएगा कि परमाणु क्रमांक जितना होगा उसका दुगना या 3 गुना जो है द्रव्यमान संख्या होगी। ये वैरी करती है, अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग होती है। पहली बात तो यहाँ पर। दूसरा, ऐसा कोई शुरू के जैसे 3-4 एग्जाम्पल से निकल करके आया, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, कभी नहीं। हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो जरूर हमेशा बराबर होती है। ओके, चलिए, मैं समझ रहा हूँ यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। अगला जो है आपका समस्थानिक। समस्थानिक क्या हुआ, देखिए समस्थानिक। अगर मैं कहता हूँ कि क्लास में आपके टीचर ने आपसे कहा कि आपको रोल नंबर के हिसाब से बैठना है। ओके, बेंच पड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी बेंच हैं, स्पेस है बेंचों पर, जैसे आपकी नॉर्मली होती है। नॉर्मली आप 4 लोग बैठते हैं एक बेंच पर, तो वहाँ कहा गया कि नहीं, एक बेंच पर एक ही आदमी बैठेगा, मान लो 1 सेकंड। और उसमें क्या हुआ, बैठेगा कैसे, रोल नंबर के हिसाब से। ठीक, अगर किसी इत्तेफाक से 2 लोगों का रोल नंबर एक ही जैसा है किसी कारण से, तो दोनों को एक ही सीट पर बैठना पड़ेगा। या मैं दूसरी तरीके से बात करता हूँ, आपका कोई टेस्ट हुआ, टेस्ट में आपकी रैंकिंग आ गई, इसकी फर्स्ट आई, इसकी सेकंड आई, थर्ड पे पता लगा 2 बच्चे आए, फोर्थ पर 1 आया, फिफ्थ पर भी 1 आया, 6 पर हो सकता है 3 लोग आ गए हों। तो मेरा क्या मतलब हुआ, क्योंकि उनकी रैंकिंग एक जैसी है इसीलिए उनको बैठना भी क्या पड़ेगा, एक ही सीट पर बैठना पड़ेगा। ओके, तो वापस आ जाइए यहाँ पर। समस्थानिक वो हुए जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों के दोनों एक जैसे हो जाए। ठीक है ना। तो समस्थानिक की परिभाषा आप लोग समझ चुके होंगे। उदाहरण के तौर पर जहाँ नीचे हाइड्रोजन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम। ओके, तो इन तीनों में आप देख सकते हैं वेरी कर रहा है, लेकिन तीनों का परमाणु संख्या एक ही है। अब क्योंकि परमाणु संख्या एक है तो प्रोटॉन की संख्या भी उतनी ही होगी। आप देख रहे हैं प्रोटॉनों की संख्या भी सेम है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी ऐसा जरूरी नहीं है। आपने देखा न्यूट्रॉनों की संख्या वेरी कर रही है। प्रोटियम के केस में 0 है, ड्यूट्रियम के केस में 1 है और ट्राइट्रियम के केस में 2 है। तो मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि समस्थानिक का अर्थ क्या हुआ। आगे लेके चलते हैं आयनों का बनना। आयनों का बनना एक अलग कंसेप्ट है। अब है क्या, देखिए किसी भी तत्व से आप ऐसा कह सकते हैं, किसी भी परमाणु से, यहाँ ऊपर आप समझ लें तो प्रोटॉन क्योंकि केंद्रक से बाहर है और केंद्रक बहुत मजबूत वो है, ठीक है ना। केंद्रक एक बहुत मजबूत कमरा है, मान लीजिए बहुत छोटा सा, तो प्रोटॉन को निकाल पाना बहुत मुश्किल है। यस, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक शीशे के छोटे से डब्बे के अंदर मिठाई रखी हुई है। अब शीशे के डब्बे में से मिठाई को ले पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके आसपास
जितनी मक्खियां घूम रही हैं उनको घटाना या बढ़ाना वो अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान है। हालांकि इस पर बहुत सारे नियम काम करते हैं, ठीक है ना। अब दोबारा समझ लीजिएगा, मैंने बताया कि शीशे के अंदर जो हैं वो क्या हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। शीशा क्या है, केंद्रक है। उसके आसपास जो भी घूम रहे हैं मक्खियां वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन किसी भी हालत में प्रोटॉन्स को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब जब इनकी संख्या कम या ज़्यादा हो जाएगी, मतलब क्या हुआ, मैंने बताया ना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। लेकिन अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया किसी वजह से या एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया किसी तत्व में, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, अनबैलेंस हो गया। और इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होगा कि उस कंडीशन में उसे परमाणु ना कह के उसको आयन कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, आयन, इंग्लिश में बोलते हैं ION, आयन, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई है, यानी उसने अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है, तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, धन आयन बन जाएगा। धन समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव कब आता है, जब तो आप कोई चीज़ दान कर देते हैं। और अगर उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है तो उसको ऋण आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋण आयन, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, ओके। और ऋण कब आता है, जब हम किसी से कोई चीज़ मांग लेते हैं, ओके। और जितने इलेक्ट्रॉन मांगेंगे उतने ही आपके ऊपर आवेश आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये उदाहरण के तौर पर दिखा रखा है आपको कि सोडियम है, आप देख रहे हैं इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बना रखे हैं, बीच में नाभिक है। तो इसने देखें आपके एक इलेक्ट्रॉन दान करते ही बाहर वाला ऑर्बिट खत्म हो गया, कक्षा खत्म हो गई ना। अब देखिए इसमें 3 छल्ले हैं, इसमें कितने हैं, 2 ही छल्ले रह गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, ओके। अब क्लोरीन वाले केस में देखिए, जब इसने एक डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर क्या होगा, हम जब लिखेंगे तो एक प्लस लिखना पड़ेगा। उस प्लस से हमें ये पता लगेगा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है वास्तव में, ठीक है ना। दूसरा वाला जो केस है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो क्लोरीन है इसके वाह्यतम कक्षा में आपने देखा कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी देख रहे हैं ना पहले वाले में। और इसके सामने जो तीर के बाद बना है इसमें कितने रह गए, आपने देखा इसके अंदर 8 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, किसी से मांगा होगा उसने। अब जब किसी से मांगा है तो जितने इलेक्ट्रॉन मांगेंगे उतना ही ज्यादा इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, धन आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये कर्जदार हो गया किसी का। बात क्लियर है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन का इसने मांगा है उतने ही ज्यादा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन मांगे होते तो 2 नेगेटिव हो जाते, 3 मांगे होते तो 3 नेगेटिव हो जाते, ठीक है ना। क्यों होते, कितने होते, इसे हम लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे। आगे आता है संयोजकता। संयोजकता क्या है, इसकी परिभाषा जो नीचे लिखी है मोटे अक्षरों में, इसको याद रखिएगा। मतलब मोटी सी बात तो ये समझ लीजिएगा, कई परिभाषाएं हैं संयोजकता की। यहां पर ये कहता है कि संयोजकता जो हुआ, इस तरह से मत याद कीजिए जो लिखा हुआ है, मैं जो बता रहा हूं उस तरह से याद रखिएगा। किसी भी तत्व के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये सोडियम है सपोज, तो सोडियम के वाह्यतम कोश में देखिए सबसे तीसरा वाला, सबसे बाहर का जो खाना है इसमें कितने हैं, मैं ये आगे वाला क्या है, आयन है, पहले वाला क्या है, तत्व है, परमाणु है। तो परमाणु के वाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, यस। तो इसकी संयोजकता 1 हो गया। दूसरी तरफ बात करें क्लोरीन का, क्लोरीन के वाह्यतम कोश में यहाँ कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ इसकी संयोजकता 7 होगी। आप इसको ऐसे करके याद कर लीजिए, क्लियर। बाकी जब मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा तो वो चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अलग अलग तत्वों की अलग अलग संयोजकता हो सकती है। जैसे हाइड्रोजन में बात की, 1 है, कोई बात नहीं। कार्बन है, कार्बन का स्ट्रक्चर में बना के दिखाएंगे तो आप देखेंगे उसमें 4 है। सोडियम है, अभी वो सबसे ऊपर जो एग्जाम्पल बताया था मैंने, तो सोडियम में 1 है। देखिए दोबारा देखते हैं, ये आप देख रहे हैं ना सबसे ऊपर दिखा है ना सोडियम का परमाणु, तो सोडियम परमाणु में वाह्यतम कोश में देखो कितने, 1 ही है ना, इसीलिए संयोजकता 1 है। अभी नीचे आ जाओ, क्लोरीन, क्लोरीन इन्होंने दिया नहीं है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो इस तरह से इसकी संयोजकता रहती है। आई थिंक कोई डाउट आपके पास नहीं बचा हुआ होगा। तो इसके आधार पर अब आप धीरे से इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पर इस जो प्ले बटन है इसको दबा करके इसको पॉज कर लीजिएगा, ठीक है ना। रुक जाएगा, आप आराम से ये पॉइंट्स को नोट कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें दे रखे हैं, ठीक। आराम से इसको जो है लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। और कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं, आप फिर प्ले बटन दबा करके आगे बढ़ा दीजिए इसको
उसके बाद में क्या करेंगे, आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नोट करके फिर इनको सॉल्व कीजिएगा। लिटरेचर पीछे है, मैं किताब को आपको भेज चुका हूँ, आप किताब खोल करके दोबारा से क्या कहे, खरीदनी नहीं है, खरीदनी अगर मिल गई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना, आपको फ्री में बुक दी गई है। तो इस बुक को खोल करके इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं आपने, ठीक है ना, और अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। इससे पहले यतेन सर ने जितना भी आपको कराया होगा उस कॉपी में उससे आगे का काम करना शुरू कर देना है, ठीक है ना। कोई भी कंफ्यूजन है उसके बाद डिस्कस करेंगे, मैं जानबूझ करके इनका आंसर आपको नहीं दे रहा हूं, आप खुद ढूंढिए पहले, समझ रहे ना, और खुद ढूंढने के बाद में फिर इनको सॉल्व कीजिए। ये ट्रू फॉल्स हैं, आप लगाते हैं हमेशा सही गलत का निशान लगा करके, जैसा आप पहले करते आए हैं उसी तरह का यहाँ पर है तरीका, मैं फिर बता रहा हूँ। आप इसको आगे ले आकर के पॉज बटन दबा दीजिए, रुक जाएगा, रुकने के बाद में वो जो दो समानांतर रेखाएं होती हैं पॉज बटन की, प्ले वाले को दबा दीजिएगा तो प्ले की जगह पर क्या हो जाएगा, फिर वो पॉज बन जाएगा, रुक जाएगा वहाँ पर। ऐसे नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इनका फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। अगर किसी के नहीं हो पा रहे हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना, और बाकी कोशिश खुद करनी है, इसको मैचिंग करनी है। ये सिंपली ये पूछ रहा है कि चैडविक ने क्या चीज़ काम किया था, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, कार्बन क्या है, ठीक है ना, तो इसमें आपको तीनों को आपस में मिलाना है, लेकिन तीर नहीं लगाने, ध्यान रखना, तीर लगा करके नहीं मिलाना, आपने इसको सामने लिख करके मिलाना है। ओके, आगे दिया गया है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, आप समझ पाएंगे इसको। नो नो नॉट टू लार्ज, यस। तो ये आपको 4-5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, बड़े क्वेश्चंस, ये अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इनको आप बैठ करके बना सकते हैं, इनके ऊपर नोट्स। आगे दिया हुआ है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, ये सब क्या है, इसकी परिभाषा लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में बड़ा क्वेश्चन है, ये लीजिए। ओके, थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या फेलियर्स थे, क्यों फेल हो गया, उस मॉडल में कमियां क्या थी, ढूंढिएगा। और रदरफोर्ड, और ये बड़ा है क्वेश्चन, ये रहा, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है, तो आपको दोनों के दोनों बताने हैं, अक्सर इसको तोड़ करके पूछते हैं, ठीक है ना। आगे है गुणों की तुलना कीजिए, तो टेबल बना करके इसके प्रॉपर्टीज को बताना है। सो आई होप टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। हालांकि इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं दिए गए हैं, तो ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एनटीएससी, ओलंपियाड या कुछ और जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर नवोदय वगैरह की, वो इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखते चले जाएं। अगर आपको यही एनसीईआरटी बुक इंग्लिश में चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यही सारे चैप्टर्स आप इंग्लिश में ले लीजिएगा। अगर आपने पुरानी किताब की व्यवस्था कर ली है तो इसके आगे टर्म्स को इंग्लिश में जरूर लिख लीजिएगा, जैसे परमाणु को एटम कहते हैं, जरूर लिख लीजिएगा, अणु है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, केंद्रक को, नाभिक को न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कंपटीशन के लिए। सो कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय कीजिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना होमवर्क फेयर करके फिर आपको कॉपी ग्रुप के ऊपर शो करनी है, फोटो खींच करके कॉपी का ग्रुप के ऊपर डालना है। बात क्लियर है ना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो तो आप लिख करके ग्रुप के ऊपर डाल सकते हैं, फोन किसी के पास नहीं करना है। ओके, सो एंजॉय। ओके।